हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर 3 एंड चैप्टर 2 एंड 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। दोनों ही चैप्टर्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 अधिकार यानी कि राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसलिए आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको देखना है, बीच में आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको MPS का प्रॉपर कोर्स करना है तो मैं आपको वीडियोस के थ्रू अपने MPS के जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी को ही चैप्टर वाइज कोर्स उनका कंप्लीट करवाऊंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं पूरे चैप्टर को ही आपको सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगी। और फर्स्टली हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला है प्रस्तावना, अधिकारों का अर्थ, अधिकार किसे कहते हैं, अधिकारों का वर्गीकरण और राज्य की अवहेलना करना। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक्स के थ्रू हम अपना चैप्टर 3 कवर करेंगे। आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, अगर आपको चैप्टर को पूरा कंप्लीट समझना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक एक करके सभी टॉपिक्स को क्लियर करवाती हूँ और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। अधिकारों को सटीक रूप से सामाजिक दावों के नाम से पुकारा जाता है। अधिकार यानी कि आप जिनको दावे के साथ कह सकते हो कि ये मेरा अधिकार है। ठीक है, तो सटीक का मतलब होता है एकदम जोरों तोरों से आप उसको बोल रहे हो कि भाई ये मेरा दावा है, आप उसको दावा करके बोल रहे हो कि ये मेरा अधिकार है। ठीक है, जो व्यक्तियों को उनके सर्वप्रथम स्वार्थ आदि सिद्ध करने में मदद करते हैं और उनको अपनी निजी पहचानों को विकसित में सहायता करते हैं। यानी कि अधिकार वो है जो व्यक्तियों को उनका विकास करने के लिए, उनका व्यक्तित्व का विकास करने के लिए मदद करते हैं और उनकी भी जो निजी पहचान होती है, यानी कि जब तक व्यक्तियों को अपने अधिकार पता नहीं होंगे स्टूडेंट्स, तो वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं करेंगे और जब तक वे अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं करेंगे तो उनकी जो नीति पहचान है वो नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए एक तरीके से अधिकार जो है वो कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं। उनको उनका एक तरीके से व्यक्तित्व के विकास को बढ़ाने के लिए उसके लिए सहायता करते हैं। यदि लोकतंत्र को लोगों को सरकार बनाना है तो उनके नेतृत्व अस्तित्व बनाए रखना पड़ता है। इस प्रकार की लोकतांत्रिक सरकार यदि अपने प्रचार हेतु अधिकारों को एक व्यवस्था कायम करती है तो जैन समाज के सर्वोत्तम सेवा करती है। राज्य भी अधिकार नहीं देते, केवल उनकी मान्यता देते। देखिए, अगर मैं बात करूं, जो अधिकार है वो राज्य नहीं देते बल्कि जो सरकार है ना, सरकार हमें एक तरीके से जो हमारे अधिकार है वो उसमें बनाए गए हैं, तो सरकार हमें अधिकार देती है, ना कि राज्य केवल उन अधिकारों को मान्यता देती है। सरकारें कभी अधिकार की बात नहीं करती, वैसे संरक्षण देती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि वैसे तो जो एक तरीके से सरकार है वो अधिकारों की कहीं भी बात नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये बोलते हैं कि भाई हम अधिकारों का संरक्षण करेंगे। अधिकार समाज से विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों से होते हैं और इसी कारण हमेशा सामाजिक होते हैं। अधिकारों के अधिकार होते हैं, व्यक्तियों से ही संबंध रखते हैं, अधिकार के द्वारा ही अपना मनुष्य विकास करता है। बस हमें यहाँ पे इतना समझना है कि अधिकार जो है, अधिकारों के द्वारा ही व्यक्ति अपने विकास करता है और अधिकार व्यक्तियों से संबंध रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे अधिकारों का अर्थ, कि अधिकारों का अर्थ क्या है। ठीक है, अधिकार जो शब्द है उसका क्या अर्थ है। देखिए, अधिकार सामाजिक जीवन की वे अनिवार्य परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। यानी कि अधिकार वो है जो व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, अगर आपको किसी कमरे में सालों साल तक अगर बंद कर दिया जाए तो आपको बाहर की जो भी नॉलेज है वो आपको नहीं होगी। ठीक है, तो इससे क्या आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे। अगर आप घर में ही रहेंगे सालों साल तक, अगर मैं आपको घर में बंद कर दूं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आप अपना विकास कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे संविधान में, हमारे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नागरिकों को भी अधिकार दिए गए हैं जिससे नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास करे। ठीक है, ताकि जब व्यक्ति अपना विकास करेगा तो उससे देश का भी विकास होगा। व्यक्ति अपना विकास नहीं करेगा तो देश तो बिल्कुल ही पूरा भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक प्रकार का दावा अधिकार नहीं होता। अगर हम ये कहें कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई मैं इसकी हत्या कर दूं, ये मेरा अधिकार है, नहीं,
ये अधिकार नहीं होता। तो कुछ ऐसे भी दावे हैं जिनको हम अधिकार नहीं कह सकते। बॉस्के जो कि है एक विचारक है, उनके अनुसार अधिकार व मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। यानी कि बॉस्के जो कि एक विचारक हैं वो कहते हैं कि अधिकार एक ऐसी मांग है, ठीक है, जो व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है, जिसको समाज मान्यता देता है और जो राज्य उसको लागू करता है। देखिए मैं अगर आपको बताऊं, ये भारत है, भारत में अलग अलग राज्य हैं, ठीक है, जैसे कि कोई दिल्ली का होगा, कोई मुंबई का होगा, कोई महाराष्ट्र का होगा, कोई राजस्थान का होगा। तो ये सब क्या है, राज्य आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो एक तरीके से जो हमारा समाज है वो अधिकार को मान्यता देता है और राज्य इसको लागू करता है। आप देखिए यहाँ पे आपको अधिकारों का अर्थ आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि अधिकार किसे कहते हैं। भाई अधिकार क्या है, हर किसी के माइंड में ये एक तरीके से क्वेश्चन आता हो कि अधिकार क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अधिकार किसे कहते हैं। तो समाज में रहते हुए मनुष्य को अपने विकास करने के लिए कुछ सुविधाएं की आवश्यकताएं होती हैं। यानी कि हम जिस समाज में रहते हैं तो मनुष्य को कुछ ना कुछ ऐसी सुविधाएं एक तरीके से होनी चाहिए, उनको आवश्यकताएं होती हैं जिससे मनुष्य अपना विकास कर पाए। मनुष्य को जो सुविधाएं समाज से मिली होती हैं उन्हें सुविधाओं को हम अधिकार कहते हैं। यानी कि जो सुविधाएं मनुष्य को समाज से मिली होती है हम उनको अधिकार कहते हैं। साधारण शब्दों में अधिकार से अभिप्राय उन सुविधाओं और अवसरों से होता है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और उन्हें समाज में मान्यता दी जाती है। एक तरीके से अगर हम कहें तो अधिकार जिससे मनुष्य का विकास होता है। देखिए अधिकार हम उन्हें कहते हैं जो हमें समाज के द्वारा मिलते हैं और समाज के द्वारा जो हमें अधिकार मिलते हैं, जो भी हमारी सुविधाएं होती हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, ठीक है, हम उनको अधिकार कहते हैं। साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जो भी सुविधाएं होती हैं, जो भी हमें अवसर होते हैं जो हमें मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं, ताकि मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास करे, तो हम उनको अधिकार कहते हैं। ठीक है, जिस भी अधिकार से, जिस भी सुविधाओं से मनुष्य का विकास हो रहा है, उसके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, तो वो अधिकार कहलाता है। आगे देखते हैं अधिकारों का वर्गीकरण। पहला है प्राकृतिक अधिकार, यानी कि जो हमें प्रकृति से मिले हैं उन प्राकृतिक अधिकारों की हम बात करेंगे जो हमें जन्म के अनुसार ही मिल जाते हैं। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ उन अधिकारों से है जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं। मैंने वही कहा, प्रकृति अधिकारों से का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति को प्रकृति से ही दिए हैं। जैसे प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन सामाजिक समझौते के समर्थकों ने भी किया था। ठीक है, तो प्राकृतिक अधिकारों का जो समर्थन है वो काफ़ी सारे एक तरीके से विचारकों ने किया था। जैसे कि लॉक जो कि विचारक है, लॉक के अनुसार मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकार प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा स्वतंत्रता अधिकार। तो लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों को 3 भागों में बांटा है। उन्होंने ये कहा है कि प्रकृति से मनुष्य को 3 अधिकार मिले हैं। पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा है संपत्ति का और तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम पहले बात करेंगे जीवन का अधिकार। देखिए जीवन का अधिकार यानी कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन का अधिकार है। ठीक है, यानी कि सभी व्यक्तियों को अपने जीवन जीने का अधिकार है। ये अधिकार मौलिक और आधारभूत है क्योंकि इसके बिना अन्य अधिकार असंभव है। मनुष्य को स्वतंत्र रूप से अपने जीवन जीने का अधिकार है। अगर ये अधिकार नहीं होगा तो इस दौरान व्यक्ति कोई भी अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा और इसको हम अधिकार नहीं कह पाएंगे। फिर इसका मानना है कि व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपने जीवन का उपयोग कर सके। राज्य का कर्तव्य है कि वे व्यक्ति को अपनी व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे। जीवन के अधिकार कितना बहुमूल्य है, इसके सीम होते हैं। कोई व्यक्ति स्वयं अपना जीवन भी समाप्त नहीं कर सकता। देखिए
यहाँ पे कहा गया है जीवन का अधिकार का मतलब होता है सभी व्यक्तियों को अपने जीवन का अधिकार मिला हुआ है, उसको अपनी लाइफ में जो मर्जी करना है वो कर सकता है बिना किसी बाधाओं के, जिससे उसका विकास हो रहा है वो कार्य कर सकता है, उसको पूरा अधिकार है। राज्य का ये कर्तव्य है कि वह मनुष्य के जीवन की रक्षा करे, ठीक है, उनके अधिकारों की रक्षा करे, और मनुष्य को आत्महत्या करने का भी एक तरीके से अधिकार नहीं है, ठीक है, अपना आप को ख़त्म करने तक का अधिकार नहीं है। माना कि मनुष्य को जीवन का अधिकार है, बट इट मीन्स ये नहीं है कि मनुष्य अपना आप को ही ख़त्म कर दे, अपना आप की ही आत्महत्या कर दे। मानव जीवन समाज की बहुमूल्य निधि है, आधा उसे किसी प्रकार की क्षति पहुंचने का एक दंडनीय अपराध है। तो मानव जीवन समाज की बहुमूल्य निधि है, और एक तरीके से अगर कोई भी इस क्षति को दंडनीय एक तरीके से पहुंचाता है, दंड देता है, तो एक तरीके से वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो सभी व्यक्तियों को अपना खुल के जीवन जीने का अधिकार है, पूरी पूरी स्वतंत्रता है उनको, जिस भी प्रकार का जीवन उनको जीना है। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति वैध तरीकों से संपत्ति का उपार्जन करता है और अपनी इच्छा अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। लॉक का विचार था कि परिश्रम से कमाए हुए धन पर प्रत्येक नागरिक का व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए, उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह कमाए हुए धन का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कर सके। तो संपत्ति के अधिकार से मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति ने अपनी एक तरीके से मेहनत से, जो परिश्रम से जो धन कमाया है ना, तो उसमें उस व्यक्ति का पूरा पूरा अधिकार है। वो व्यक्ति जहाँ उसका मन चाहे वो वहाँ पे अपने धन का उपयोग कर सकता है। अगर उस व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अपना धन का उपयोग करना है तो वो कर सकता है, उसको पूरी पूरी स्वतंत्रता है। मतलब एक तरीके से जो भी उसका परिश्रम का जो धन आया है, जो भी इसकी धनराशि है, ठीक है, तो वो अपना धन का उपयोग अपने अनुसार कर सकता है, उसमें सरकार कोई भी एक तरीके से हस्तक्षेप नहीं करती है। यदि राज्य किसी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करे तो उस संपत्ति को मालिकों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। आजकल संपत्ति का अधिकार एक विवादित अधिकार है, तो आजकल हम देखते हैं ज़्यादातर जो केस होते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा संपत्ति को लेके होते हैं कि भाई इसने मेरी संपत्ति ले ली, इसने मेरी संपत्ति ले ली। लेकिन संपत्ति का है, अगर आपका परिश्रम का धन है, आपकी मेहनत का धन है, तो वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, आप उसको जैसा चाहे वैसा आप उसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। आपको बहुत ही ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, क्योंकि सारा ही एक तरीके से जो सारे ही टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे लिए हैं वो इम्पॉर्टेंट ही है, और इनमें से ही इग्नू आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो प्लीज़ आपको ध्यान से सुनने हैं सारे टॉपिक्स, आपको बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से समझाने की। अब देखिए, नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। लॉक के अनुसार इसका तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी बाधा बंधन के अपने जीवन का विकास ढंग से रह सके। स्वतंत्रता सकारात्मक परिभाषा के अनुसार इससे व्यक्ति के विकास को अवसर माना जाता है। नागरिकों को अपने भौतिक और नैतिक उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए, तभी मिल सकता है जब समाज में दूसरे व्यक्ति द्वारा अनुचित हस्तक्षेप ना दे। स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति को एक तरीके से स्वतंत्रता अधिकार है, व्यक्ति जहाँ चाहे वो वहाँ जाके अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, जहाँ चाहे वो घूम सकता है। ठीक है, पूरे उसको अधिकार है, व्यक्ति को जो इच्छा में वो कार्य कर सकता है, लेकिन व्यक्ति को वही स्वतंत्रता करने का अधिकार है जिससे दूसरे व्यक्ति को हानि ना पहुँचे। ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार वो है जिसमें दूसरा व्यक्ति कोई भी अपना हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, अब देखिए, स्वतंत्रता से इतना मतलब इजी है कि आपको पूरी तरीके से फ्रीडम दी गई है, लेकिन वो कार्य करने की जो आपकी योग्यता के अनुसार है, जो आपको करने योग्य हो। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि मैं किसी का आत्महत्या कर दूं, अगर आप ये सोचो कि मैं किसी का एक तरीके से हत्या कर दूं, तो वो आपका अधिकार है, तो नहीं। जो आपके एक तरीके से जो आपके योग्य के अनुसार हो, ठीक है, वही आपको कार्य करना है, ना ही वो आप कार्य करो जिससे दूसरे को हानि पहुंच रही हो। ठीक है, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, एक व्यक्ति है जो कि सॉन्ग सुन रहा है, ठीक है, वो अपने मनोरंजन के लिए सुन रहा है क्योंकि वो उसका अधिकार है। अगर उस सॉन्ग से दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंच रही है, अगर देखो दूसरे व्यक्ति का एग्ज़ाम वगैरह अगर हम ले लेते हैं उदाहरण, उसको डिस्टर्बेंस हो रही है, तो वो बोल सकता है उससे।
ठीक है कि भाई थोड़ा आप गाने धीरे सुनो क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है उसमें, ठीक है। तो आपको अपनी स्वतंत्रता का ऐसे उपयोग करना है जिससे दूसरे व्यक्ति को हानि ना पहुंचे, ठीक है। आप देखिए आगे। नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकारों से अभिप्राय उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के नैतिक भावनाओं पर आधारित है। नैतिक का मतलब होता है, मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे, पहले मैं इसको पढ़ लेती हूँ देन मैं आपको समझाती हूँ। इन अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती, इसलिए इन्हें तोड़ने वालों को कोई दंड नहीं दिया जाता। उदाहरण स्वरूप माता पिता का ही नैतिक अधिकार है वे अपने बच्चों को अपनी सेवा कराएं, परंतु बच्चे यदि अपने माता पिता की सेवा नहीं करते तो उन्हें कानूनी दंड नहीं दे सकते। ये नैतिक अधिकार है। नैतिक अधिकार का मतलब होता है हमारी भावना किसके प्रति, हमारे माता पिता के प्रति। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसको अपने माता पिता की सेवा नहीं करनी, ठीक है, तो इस दौरान इस सिचुएशन में जो एक तरीके से जो सरकार है वो उस पर कोई भी उसको दंड नहीं दे सकती क्योंकि वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है, वो उसका नैतिक अधिकार है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहता तो वो मना कर सकता है, वो उसका एक तरीके से अधिकार है और इसमें कानून उसको कोई भी दंड नहीं दे सकता, तो उसको हम नैतिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें राज्य की मान्यता प्राप्त होती है। राज्य के कानून इन अधिकारों को लागू करते हैं और उस व्यक्ति को दंड मिलता है जो इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यानी कि कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें राज्य को मान्यता प्राप्त होती है। राज्य के कानून इन अधिकारों को लागू करते हैं और उस व्यक्ति को दंड मिलता है जो इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। मतलब कानूनी अधिकार कुछ कानूनी अधिकार होते हैं, अगर व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो उस दौरान व्यक्ति को दंड भी दिया जाता है। नेक्स्ट है इन कानूनी अधिकारों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कानूनी अधिकार है उनको 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कैसे कैसे भाग है हम उनके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। पहला है मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार, पहला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की अगर मैं बात करूँ, संविधान के 3वें भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमारे मनुष्य यानी कि नागरिकों को दिए गए हैं, ठीक है। जिन कानूनी अधिकारों का उल्लेख संविधान में होता है उन्हें मौलिक अधिकारों का नाम दिया जाता है। यह अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य समझे जाते हैं, ठीक है। मैंने वही बताया आपको। भारत, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड तथा कई अन्य लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो ये कुछ देशों के यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं, भारत, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड तथा कई अन्य जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है उन देशों में मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिक को, ताकि नागरिक अपना विकास करे। अगर मैं आपको बताऊँ जैसे कि समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, ठीक है, धार्मिक का अधिकार हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, मौलिक अधिकार है। कुल हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हैं कानूनी तौर पे, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार वे अधिकार है जो मनुष्य के जीवन को लक्ष्य बनाने के लिए आवश्यक है। इनके बिना मनुष्य अपने दायित्व का विकास तथा सामाजिक प्रगति नहीं कर सकता। ये अधिकार राज्य के सभी लोगों को, देखिए सामाजिक अधिकार यानी कि जो समाज में आप रहते हो, सामाजिक अधिकार जो हमें समाज के तौर पे मिलते हैं, जो कि मनुष्य को अपने लक्ष्य बनाने के लिए आवश्यक है। यानी कि देखिए ये समाज है, ठीक है, एक व्यक्ति समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं। अगर वहाँ पे धर्म को लेके असमानताएं फैलेंगी तो लोग अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर समाज में कोई भी एक प्रतियोगिता हो रही है और उसमें सभी व्यक्ति समान रूप से भाग ले रहे हैं तो एक तरीके से वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे बताया गया कि सामाजिक अधिकार वे अधिकार है जो मनुष्य को अपने जीवन लक्ष्य बनाने के लिए आवश्यक है और इनके बिना मनुष्य अपने दायित्व का विकास तथा सामाजिक प्रगति नहीं कर सकता। ये अधिकार राज्य के सभी लोगों को
समान रूप से प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, मैंने बताया कि समाज में समानता का अधिकार होता है, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, समुदाय बनाने का अधिकार होता है तथा शिक्षा प्राप्ति का अधिकार होता है। अगर आप जिस समाज में रह रहे हैं, अगर वहाँ पे धर्म को लेकर आपको शिक्षा प्राप्ति दी जाएगी तो वहाँ पे क्या आप अपना विकास कर पाएंगे? नहीं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है राजनीतिक का अधिकार। सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार है, चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार है, प्रार्थना पत्र, कानूनी सामने समानता के सभी अधिकार शामिल हैं। यानी कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक तौर पे चुनाव लड़ने का, चुनाव में भाग लेने का सभी को ही अधिकार है। और हमारे भारत में 18 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था को नागरिकों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर है तो उन व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है, वो भी समानता के साथ, बिना किसी भेदभाव के। नेक्स्ट है आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार वे अधिकार है जो मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। आर्थिक विकास का मतलब होता है जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि व्यक्तियों को फाइनेंशियली एक तरीके से प्रॉब्लम होती है, तो आर्थिक अधिकार वे अधिकार है जो मनुष्य को आर्थिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। चीन तथा अन्य साम्यवादी देशों के संविधान में आर्थिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो चीन और अन्य जो साम्यवादी देश है उसमें उनके संविधान में आर्थिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार मनुष्य के अपने जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। व्यक्ति अन्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ कहलाता है क्योंकि उसमें तर्क करने की शक्ति विद्यमान होती है। इन अधिकारों में आत्मरक्षा का अधिकार, न्याय प्राप्ति का अधिकार, सम्मान की रक्षा का अधिकार, संगठन का अधिकार यदि आते हैं। देखिए व्यक्तिगत का अधिकार मतलब जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहा है, ठीक है, उसको एक तरीके से न्याय प्राप्ति का अधिकार होता है, सम्मान की वो अपनी रक्षा करता है, ठीक है, सम्मान के अधिकार की वो रक्षा करता है ताकि उसको सभी लोग उसको सम्मान दें, संगठन का उसको अधिकार होता है। तो ये सब क्या आते हैं? व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक अधिकार। सभी व्यक्तियों को अधिकार है कि जो भी उसको अपने धर्म को अपनाना है वो अपना सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, मनुष्य के शारीरिक विकास को तब तक पूर्ण नहीं कह सकते जब तक उसकी आत्मा की शुद्धि नहीं होती। मनुष्य के शारीरिक विकास तब तक नहीं होता जब तक वो अपनी आत्मा से शुद्ध नहीं होता। राज्य को चाहे वह धर्म को मनुष्य का व्यक्तिगत मामला समझकर उसमें हस्तक्षेप ना करे। राज्य की बिना एक देखिए यहाँ पे राज्य का बोला गया है कि राज्य किसी भी धर्म के मामले में कोई भी अपना हस्तक्षेप ना करे। व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक विश्वास रख सके, उससे पूजा अर्चना कर सके, धार्मिक पर्व आदि मनाने को पूर्ण स्वतंत्रता हो जाए। यानी कि व्यक्ति को अधिकार है कि जो भी उसको अपना धर्म अपनाना है वो अपना सकता है, अपने पूजा पाठ जो भी करनी है वो कर सकता है, जो भी उसको अपने धर्म के अनुसार पर्व बनाने हैं, त्यौहार बनाने हैं वो बना सकता है। इसमें राज्य को भी अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, राज्य की अवहेलना करना। राज्य नागरिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। तो राज्य जो है वो नागरिक जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो प्रभावित करते हैं। राज्य द्वारा प्रदान किए गए अधिकार, सुविधाएं, स्वतंत्रता और सुरक्षा व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही किसी नागरिक को व्यक्तित्व का विकास होता है। राज्य नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करता है। तो राज्य क्या है? नागरिक के जीवन की, उसकी स्वतंत्रता की, उसकी संपत्ति की रक्षा करता है। राज्य नागरिक को अपने विकास के लिए अनेक प्रकार के अधिकार, स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रश्न ये उत्पन्न है कि क्या नागरिक को राज्य की अवहेलना करने या राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि भाई राज्य को तो ये अधिकार है कि भाई वो जीवन की रक्षा करे, संपत्ति का अधिकार की रक्षा करे, संपत्ति की रक्षा करे, ठीक है, तो ये अधिकार उसको दिए गए हैं राज्य को, ठीक है, ताकि वो मनुष्य को उसको प्रदान कर पाए। लेकिन प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या नागरिक को राज्य की अवहेलना करने या राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है? यानी कि क्या नागरिक को ये अधिकार है कि वे राज्य के विरुद्ध एक तरीके से अपनी अवहेलना कर सके और उनको एक तरीके से अधिकार प्राप्त है। देखिए अगर कोई राज्य सरकार गलत है, ठीक है, वो अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं करती है, तो क्या नागरिक को ये अधिकार है कि वह राज्य की अवहेलना कर सके? यहाँ पे ये प्रश्न उठता है।
यदि प्राप्त होता, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर नागरिक को ये अधिकार होता है कि वह राज्य की अवहेलना कर पाए, ठीक है, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोला कि किन परिस्थितियों में हम राज्य की अवहेलना कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में हम राज्य का अधिकार उससे छीन सकते हैं। ये एक विवादास्पद जटिल लेखन रोचक प्रश्न है। तो एक तरीके से ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर किसी के दिमाग में ये आता ही आता है। प्रसिद्ध आदर्शवाद चिंतक हीगल के अनुसार, हीगल जो कि विचारक है, उनके अनुसार राज्य धरती पर ईश्वर का रूप है। तो राज्य क्या है? एक धरती पर ईश्वर का रूप है। आदर्शवादी के अनुसार व्यक्ति का स्वयं को राज्य के समक्ष बलिदान कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जो हीगल है वो बोलते हैं कि राज्य धरती पर एक ईश्वर का रूप है और उनके अनुसार राज्य को अपना देश के प्रति बलिदान कर देना चाहिए, जबकि व्यक्ति साधन है। हिटलर और मुसोलिनी ने इस सिद्धांत पर चालका तानाशाही स्थापित की थी, लेकिन प्रसिद्ध उदारवादी विद्यमान जॉन लॉक का मानना है, ठीक है, यहाँ पे जॉन लॉक जो है जो उदारवादी के विद्यमान है, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की वृद्धि करने का अधिकार प्राप्त है। लॉक के अनुसार सरकार एक नियत है जिसकी स्थापना जनता द्वारा जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई है। तो लॉक ने कहा गया है कि जो एक तरीके से जो राज्य है उसको एक तरीके से अधिकार है कि वो व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता की रक्षा करे, संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करे। यदि सरकारें ऐसे करने में विफल रहती हैं तो जनता के लिए एक विरोधी क्रांति करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे ये बता दिया गया है। ये जो प्रश्न उठा था ना, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जो ये प्रश्न उठा था ना कि क्या नागरिक को राज्य की अवहेलना करने का अधिकार है, तो हाँ, हम किस दौरान हम कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो यहाँ पे एक लाइन बोली गई थी कि यदि सरकार नागरिकों की ठीक ढंग से एक तरीके से रक्षा नहीं करती है, उनकी संपत्ति की रक्षा नहीं करती है, तो उस दौरान जनता उस राज्य के विरुद्ध क्रांति का अधिकार रखती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमें यहाँ पे मिल गया। तो यहीं पे स्टूडेंट्स हमारा MPA 001 का जो चैप्टर 3 है अधिकार राइट्स, तो यहीं पे वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स वगैरह रह जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है। आप वीडियो का अगर अगेन सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको इन चैप्टर्स की नोट्स बाय करने हैं तो आप मुझे इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें।